इस बार दीपक कड़वासरा किसे यहाँ बड़ी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस से प्रत्याशी विधायक मेवाराम जैन या निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका चौधरी? के पार्टी के साथ में रहकर और निरंतर रूप से जो है सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी सबको बहुत कुछ देती है। यदि कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला तो ऐसी बात नहीं है, और जो उदाहरण है वो हम सबके सामने है। मेरा ये कहना है कि जो आपके पास आ रहा है उससे प्रश्न आप अच्छे पूछिए, सुविधाएं, आपको मूलभूत आवश्यकताएं, आपका जीवन बेहतर करेगा ऐसे प्रश्न पूछिए, ना कि उस मार्ग से हटकर आप दूसरे तरह के प्रश्नों में उलझ गए। तो जो हम सरकार कहते हैं ना, सरकार का अर्थ होता है कि आपके ऊपर एक अच्छे तरीके से शासन किया जाए, तो हमें ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो मेरा जनता से भी ये निवेदन है कि सही प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों के उत्तर है वो ज़रूर मांगें। मैं इसके राजनीति नहीं कहता, मैं इसे सेवा नीति कहता हूँ। तो आप सेवा के लिए आए हैं, तो आप, जनता आपके साथ है, जनता आपके भाव को समझती है, तो आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई वो तनाव महसूस नहीं होता है। औद्योगिक जो विकास की हम बात करते हैं कि बाड़मेर दुबई बनेगा, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे क्या ये दुबई का कॉलेज लगता है आपको? मुख्य जो महाविद्यालय है, कॉलेज, उसकी हालत तो है वो ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है, कितने मतों से जीतेंगे वो ऐसा कोई लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारा तो यही है कि अधिकतम बचे हुए समय में कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए और एक एक वोट जोड़ा जाए। आप चुनावी मैदान में हैं, मगर आपको टिकट मिलने के बाद से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे बाड़मेर में। क्या लगता है, क्या कारण है? कहीं वो प्रियंका चौधरी की वजह से नहीं आ रही नजर? राजस्थान के चुनावों को महज अब 3 दिन का ही समय शेष बाकी है, और ऐसे में ये चुनाव दिनों दिन और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। और आज बाड़मेर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी दीपक कड़वासरा भी हमारे साथ मौजूद है। आइए करते हैं इनके साथ एक चुनावी चर्चा। तो सर, कि राजनीति में अब जीत की राह कितनी कठिन या कितनी आसान नजर आ रही है आपको? सबसे पहले डीसीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और राजनीति में जब कोई प्रवेश करता है तो सेवा का भाव लेकर प्रवेश करता है, और उसका भाव ये होना चाहिए कि अपना जो संपूर्ण जो प्रयास है वो अपना संपूर्ण प्रयास, अपनी संपूर्ण मेहनत उन्हें झोंक देनी चाहिए। और जिस दिन से हमें अवसर मिला है, हमने अपनी संपूर्ण मेहनत के साथ में प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, और लोगों में निरंतर, जिस दिन से शुरू हुए थे आज दिन तक, लोगों में निरंतर जो है वो विश्वास बढ़ रहा है। हमारी जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यह विश्वास हो रहा है कि 25 तारीख को जब मतदान का समय आएगा तो लोगों का विश्वास सबसे अधिक जो है वो हमें प्राप्त होगा। अच्छा, जब आप आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थान के लिए तैयारी कर रहे थे, तब ज्यादा तनाव महसूस करते थे, या अब राजनीति में ज्यादा आपको दबाव या तनाव लगता है? देखिए, वो एक अलग वातावरण था। जब परीक्षा, वो भी एक परीक्षा थी, ये भी एक परीक्षा है। उस परीक्षा में जब आप, उस समय आपका बालमन होता है और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। उस समय जो आप है, मेरा एक अच्छा, मुझे गणित जो है, मैथ्स है, वो अच्छी लगती थी। तो इस हिसाब से मैंने यह विचार किया कि मुझे आईआईटी के एग्ज़ाम में जाना चाहिए। पहली बार मैं सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं निरंतर अपना प्रयास जारी रखा, और दूसरी बार मैं, मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो 73 आई थी आईआईटी जेईई 2006 में। तो वो एक अलग तरह का वातावरण था। उस समय भी निश्चित रूप से कई बातों के ऊपर विचार आता था, लेकिन यही है कि जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आपको निरंतर लगे रहना चाहिए, और वही बात है वो राजनीति में है। मैं इसके राजनीति नहीं कहता, मैं इसे सेवा नीति कहता हूँ। तो आप सेवा के लिए आए हैं, तो आप, जनता आपके साथ है, जनता आपके भाव को समझती है, तो आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई वो तनाव महसूस नहीं होता है। जी, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि आप कभी इतना ज़्यादा खुलकर बताते नहीं हैं कि आपने क्या क्या योग्यताएं हैं, ऐसा क्यों है? यह बात कई बार मुझसे पूछी जाती है। मुझे इस फील्ड में काफ़ी समय हो गया है, यहाँ बाड़मेर में काफ़ी समय हो गया है, लेकिन मेरा यही ध्येय था कि मुझे एक सरलता के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनके सुख दुख को सुनना है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, अब आपने देखा होगा कि जब से नाम सामने आया है तो वो क्वालिफिकेशन आज जन जन के ज़बान पर है। वो सभी कह रहे हैं कि, जो मेरे साथ भी रहते थे वो भी कह रहे हैं कि अरे हमें पता नहीं था आप इतने पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपका विश्वास अर्जित करना चाहता था, अपने बैकग्राउंड के दम पर नहीं, मैं अपनी जो यहाँ की मेहनत कर रहा हूँ उसके दम पर विश्वास अर्जित करना चाहता था। और उसके बाद में जब एक समय आएगा, उसमें जो मेरी योग्यता है, मैं उनका जो उपयोग है वो आप ही के लिए करूँगा। तो अब मुझे
वर्तमान समय में ये अनुभव हो रहा है कि लोगों का विश्वास जो है, जब उन्हें दोनों बातें पता चली कि अरे आप इतना सब कुछ करते हुए भी मेहनत कर रहे थे, तो इसका मतलब हम आप में विश्वास व्यक्त करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में विश्वास आपने व्यक्त करते हैं। बैकग्राउंड की बात की, यहाँ पर आप तगरराम चौधरी जी के जो है पोते हैं, जो एकमात्र भाजपा के यहाँ पर जीते हुए विधायक हैं, तो उस बैकग्राउंड का कितना फायदा भी आपको महसूस होता है? निश्चित रूप से, जैसा मैं कहता हूँ कि जो सेवा का भाव है वो रातों रात नहीं मन में आता है। आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं, किस तरह का राजनीतिक वातावरण आपके पास में होता है, उस वातावरण के आधार पर आपका जो है वो भाव निर्माण होता है। तो वो भाव, वो वातावरण मुझे अपने बचपन से मिला। मैंने अपने दादाजी को पूर्ण ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में लोगों की सेवा करते हुए देखा। उनके आंखों में मैंने आम जन की समस्याओं को लेकर पीड़ा महसूस की, कितनी उन्हें चिंता रहती थी। तो उस सब बातों ने मेरे मन में उस भाव का निर्माण किया। कहीं न कहीं उन भावों का बहुत एक बड़ा जो है मेरे सेवा के भाव के निर्माण में उसकी भूमिका रही है। और उसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर पहली बार बाड़मेर मुख्यालय पर जो है कमल खिलाया, और अभी तक के वो एकमात्र विधायक रहे हैं। तो और उनके जो 5 साल के सेवा के कार्य थे, जब मैं लोगों के बीच में गया तो उन्होंने उस समय की उपलब्धियों के बारे में, उस समय जो विकास के इतने ऐतिहासिक काम हुए उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि एक विधायक जो है वो इतने कार्य करा सकता है, बिना किसी भेदभाव के करा सकता है। तो वो जो 5 साल का जो कार्यकाल है और जो उनका राजनीतिक जीवन है, उससे निश्चित रूप से मुझे प्रेरणा मिली, और मैंने उन्हीं विचारों को, उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। क्या कारण है कि दीपक कड़वासरा लाखों रुपए के पैकेजेस छोड़ के भी उनको त्याग कर अभी राजनीति में? जैसा मैंने बताया कि मन में सेवा का भाव है। अब आप ये देखिए कि हर साल मेरे क्षेत्र से लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, आईआईटी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम, मैं तो कहूँगा कि मेरे साथ में मैंने मतलब राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति आए हों, इस तरह के उदाहरण बहुत ही कम मैंने सुने हैं। और उसके साथ ही मन के जो विचार बने, जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई करते हुए जब भी वापस यहाँ बाड़मेर आते थे, तो आने के बाद जो निरंतर जो है संपर्क रहा है परिवार का, तो लोग अपनी समस्या लेकर भी आते थे। तो उन सब समस्याओं को सुनते आईआईटी की पढ़ाई करते हुए, फिर आईएम की पढ़ाई करते हुए, ये एक आवश्यकता महसूस हुई कि आप जीवन में कितना ही आप प्राप्त कर लें, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, फिर आगे नौकरी, अच्छे पद, बाहर बड़े जो मेट्रो सिटी है उनमें रहना या विदेश में रहना, लेकिन जब तक आपने यहाँ बाड़मेर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो आपका जो जीवन है वो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ मिसिंग है। ठीक है, इस बार दीपक कड़वासरा किसे यहाँ बड़ी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस से प्रत्याशी विधायक मेवाराम जैन या निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका चौधरी? जैसा कि मैंने कहा, हमारा तो लक्ष्य एक ही है कि हमें यहाँ से विजयी होना है, तो हम उस निरंतर बात में लगे हुए हैं। मैं अपने जो स्वयं के विचार हैं, मेरे विकास के जो विचार हैं, जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरी निष्ठा है लोगों की सेवा करने की, मैं उस सब को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और चुनौतियाँ जो है वो अपने आप दूर होती जा रही है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो मुझ में बढ़ रहा है। और चुनौतियाँ जितनी मुश्किल होती है, उन्हें पार करने का जो आनंद है वो अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। क्या लगता है यहाँ पे बाड़मेर के जो शिक्षा का जो विकास अभी तक हुआ है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, और आप क्या जनता से ये वादा कर रहे हैं कि यदि आप विधायक बनते हैं तो उसको कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं? क्या प्लान है आपके पास? बिल्कुल सर, उसके साथ मैं अपने और भी बिंदु विचार रखूंगा जो मेरे संकल्प पत्र में है। शिक्षा की आपने बात की, आप जो बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय है उसमें आपका भी जाना होता होगा। आज आप उसकी बिल्डिंग की हालत देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि बाड़मेर जो एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, यहाँ पर तेल निकल रहा है, यहाँ पर कोयला निकल रहा है, यहाँ पर और भी खनिज पदार्थ निकल रहे हैं, उनसे राजस्व भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस राजस्व की तुलना में यहाँ के औद्योगिक जो विकास की हम बात करते हैं कि बाड़मेर दुबई बनेगा, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे क्या ये दुबई का कॉलेज लगता है आपको? मेरा भी बाहर जाना होता है, विदेशों भी मैं गया हूँ, कई देशों में गया हूँ। कम से कम जो मुख्य जो महाविद्यालय है, कॉलेज, उसकी हालत तो है वो ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। आज दूसरी बातों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई आउटपुट नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो शिक्षा की हालत है, और दूसरी बात और, बाड़मेर में
शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ये मैंने महसूस किया है। आज आईआईटी, आईआईएम की बात कर लीजिए तो मैं आपके सामने हूँ। आज जो दूसरे एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसमें बाड़मेर के जो हमारे जो युवा हैं वो अपना झंडा गाड़ रहे हैं। और भी जो दूसरे तरह की परीक्षा है उसमें जो बाड़मेर का युवा है वो टॉप के जो है रैंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो मुश्किलों में, अभावों में उस स्थान तक पहुँच रहे हैं। और यदि यही जो है मार्ग अगर उन्हें सुगमता से मिलेगा तो और भी जो हैं, जो अभावों के कारण उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको एक बल मिलेगा और वो अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए बाड़मेर में एक बहुसंख्या विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मैंने जो भी विजन के मेरे जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए, वो ऐसे नहीं है कि वो पूरे नहीं हो सकते या कोई बहुत ही हवाई मैंने बातें की है, नहीं। जो ये बात है बहुसंख्या विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बाड़मेर में बन सकता है। और जो औद्योगिक जो विकास की बात कर रहे हैं उसके आधार पर तो बनना ही चाहिए। तो इस तरह का मेरा ये विचार है। उसके साथ में भी युवाओं के लिए यहाँ पर इंक्यूबेशन और इनोवेशन स्टार्टअप सेंटर की स्थापना हो ताकि ये एक हब के रूप में बने। क्योंकि आज भारत जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यूनिकॉर्न्स जो हैं, 100+ यूनिकॉर्न्स जो है वो भारत में है। तो इस तरह के अगर यहाँ के युवा भी प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे मारवाड़ी लोगों के जो है वो रग रग में जो है व्यापार के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कई बातें, युवाओं के रोजगार की बातें, उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाड़मेर की समस्याएं हैं जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, उस समस्या के लिए एक स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट है वो मैंने दिया है। नाम सुनने में अलग लगता है लेकिन साधारण सा ये है कि हमारे जो रेन वाटर है उसका जो स्टोरेज कैसे हो अच्छे से, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको हम उपयोग में कैसे ला पाएँ। उसके अलावा मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, हमारे यहाँ के युवाएं हैं वो खेल के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। इस तरह के कई विचार हैं जो मैंने अपने संकल्प पत्र में रखे हैं और लोग उन बिंदुओं के बारे में अब पूछने भी लगे हैं। मेरा ये कहना है कि जो आपके पास आ रहा है उससे प्रश्न आप अच्छे पूछिए। आपके सुविधाएं, आपको मूलभूत आवश्यकताएं, आपका जीवन बेहतर करेगा ऐसे प्रश्न पूछिए, ना कि उस मार्ग से हटकर आप दूसरे तरह के प्रश्नों में उलझ गए। तो जो हम सरकार कहते हैं ना, सरकार का अर्थ होता है कि आपके ऊपर एक अच्छे तरीके से शासन किया जाए। तो हमें ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो मेरा जनता से भी ये निवेदन है कि सही प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों के उत्तर है वो ज़रूर मांगें। अच्छा, आपने शिक्षा, युवाओं और यहाँ पर व्यापारियों को लेकर अपने कुछ प्लान बताए, मगर यहाँ पर बाड़मेर में आप महिलाओं की स्थिति को किस तरह से देखते हैं और इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का इस बारे में मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, उनके आत्मसम्मान के बारे में सोचा। जब से वो आए हैं, जैसे घर घर शौचालय की बात हो, तो आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो महिलाओं की इस संबंध में स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उनके शरीर को, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने घर घर शौचालय बनवाए। दूसरा, महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के बारे में बात नहीं होती थी, सिर्फ उन्हें एक गृहिणी के रूप में देखा जाता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनके नाम पर जो है बैंक खाते खुलने चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ है वो उनके पास में जाए और वो उस जो है धन का, उस राशि का कैसे उपयोग करें, वो जो है निर्णय उनके ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। ये तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हुआ। अब मैं वर्तमान स्थिति में बात करूं कि महिलाओं के जीवन में कैसे बदलाव लेके आएंगे, तो जैसा कि हमारे जो राजस्थान का जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में महिलाओं पे जो अत्याचार, जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हर रोज अखबार में नित नई बातें आती है। आज भी आपने अखबार देखा होगा तो उसमें आया है। तो सबसे पहली जो बात है कि महिलाओं की सुरक्षा की बाड़मेर में बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे अभी मैं निरंतर जनसंपर्क में हूँ तो शहर में कई जो हमारी जो बहनें हैं उन्होंने कहा कि हम अच्छी पढ़ी लिखी हैं लेकिन हमें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे पास में ऐसा कुछ माध्यम नहीं है कि हम इस स्थान पर जाएं, हमें रोजगार के अवसर मिलें। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने अपने विजन में भी बात की, तो उसमें एक विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार कैसे मिले उस बारे में भी बात की जाएगी। और भी इस प्रकार के मेरे मन के विचार हैं जिसको हम
पूरा करेंगे। हम महिलाओं की बात कर ही रहे हैं तो भाजपा से भी एक महिला, एक नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी इन दिनों निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आप क्या मानते हैं उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा को कितना बड़ा यहाँ नुकसान हुआ है या कितना बड़ा डैमेज हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी विचारधारा में बहुत सारी इतनी मजबूती है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। वो पार्टी बनी है कार्यकर्ताओं की मेहनत से, विश्वास से, और हमारी भी ये आशा थी कि इस तरह के विश्वास जो कार्यकर्ता व्यक्त करते हैं तो समय आने पर जब पार्टी को ज़रूरत होती है तो वो पार्टी के लिए हर प्रकार से जुटे रहेंगे। अब बार बार बात आती है कि समय की बात आती है, तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि दादाजी स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी वो निरंतर संगठन से जुड़े रहे। जब वो बाहर, जैसे मैंने कहा ना, बाहर निकलते थे तो जो कमल का फूल है, जो ध्वज है, उसका एक बार प्रणाम करके और वो अपनी यात्रा शुरू करते थे। तो इस तरह का उनका एक भाव था, और इसी भाव को चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी आई हों, वो 2003 से 8 में विधायक रहे। उसके बाद में 8 में जब अवसर की बात आई तो किन्हीं और को अवसर दिया गया, उसके बाद में भी किन्हीं और को अवसर दिया, लेकिन वो निरंतर रूप से संगठन के लिए जुटे रहे। उनके मन में एक ही था कि हमारा जो कमल का फूल है, हमें कमल का फूल जो है उसकी विचारधारा को लेकर और हमारे जो विकास के कार्य उनको लेकर जाना है। तो ये उनका प्रयास रहा। तो इस तरह की स्थिति में मेरा तो यही कहना है कि पार्टी के साथ में रहकर और निरंतर रूप से जो है सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी सबको बहुत कुछ देती है। यदि कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला तो ऐसी बात नहीं है, और जो उदाहरण है वो हम सबके सामने हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के, जैसा मैंने कहा, शुरुआती बात कुछ और थी, लेकिन अब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनको ये विश्वास हो रहा है कि हाँ, जो दीपक है वो उनकी सेवा करने के लिए उनके बीच में है, और यही समय है पहचानने का कि कौन मुश्किल की घड़ी में जो अपना होता है वही अपने साथ में रहता है। तो इस समय की अवसरवादिता से कोई लाभ नहीं होता है। ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थोड़ा इधर उधर हुए थे उनको समझ में भी आ रही है कि जो भविष्य है वो भविष्य सुनहरे हाथों में होना चाहिए, और वो हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं। जब आप नामांकन फॉर्म भर के कलेक्ट्रेट से जब निकले तब मैंने आपसे सवाल किया था, तो आपने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो है माने, और वो जल्द मानेंगी भी, ऐसा आपका विश्वास था। मगर वो मानी नहीं और निर्दलीय चुनाव लड़ रही। कितनी कोशिश आपके द्वारा की गई कि वो चुनाव निर्दलीय ना लड़े, और क्या उनका कहना था फिर? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि लंबे समय तक वो जुड़ी रही पार्टी से, ठीक है, तो उस समय ये विश्वास था, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मैंने जो अपना जो अभी तक का मेरा कार्यकर्ता के रूप में कार्य रहा है वो पूर्ण सरलता से मैं रहा हूँ। सभी लोगों का मुझ में विश्वास है कि नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। आप हर कार्यक्रम में, हर स्थान पर जब भी हमें आवश्यकता महसूस हुई, आप वहाँ हमें खड़े मिले हैं, और बहुत ही सरलता के साथ में खड़े मिले हैं। तो इस तरह का मेरे मन में भी एक विश्वास था कि उनको निवेदन करेंगे कि निवेदन किया, बिल्कुल निवेदन किया, हर प्रकार से किया, और यही विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। इसलिए वो अब जब मुझे एक युवा को अवसर मिला है तो वो साथ में रहेंगी, क्योंकि पुराने इस तरह के उदाहरण रहे हैं कि परिवार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कहा है इस तरह के लिए अपना जो है वो त्याग किया है। पार्टी को जरूरत क्या लगता है वो क्यों नहीं मानी? अब उस बारे में तो आप उनसे ही पूछिएगा कि क्यों नहीं मानी। और एक बात थी, लेकिन वो नहीं पूरी हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हम चुनावी मैदान में हैं और पूरे तरीके से डटे हुए हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, मगर आपको टिकट मिलने के बाद से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे बाड़मेर में। क्या लगता है क्या कारण है? कहीं वो प्रियंका चौधरी की वजह से नहीं आ रही नजर? देखिए, केंद्र मंत्री हैं वो, आपने कह दिया, वो यहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री है, तो उनका जो एक दायित्व है वो एक बहुत बड़े स्तर का है, और वो राजस्थान में भी बहुत दूसरी स्थानों पर भी उन्हें जाना पड़ता है जहाँ जहाँ पार्टी उन्हें निर्देश देती है। तो यहाँ भी हमारे जब चुनाव कार्यालय उद्घाटन था उसमें वो आए थे, और भी जगह पर वो जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो हर स्थान पर जा रहे हैं। यदि उन्हें जिम्मेदारी सांसद के रूप में सिर्फ बाड़मेर की दी जाती तो हम सबके बीच में रहते, लेकिन केंद्रीय मंत्री के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में वो पूरे राजस्थान में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे अन्य जो प्रत्याशी उनको आवश्यकता महसूस होती है तो वो वहाँ पर जाते हैं। और वो बात यह है कि वो निरंतर रूप से प्रचार में लगे हुए हैं, और अन्य माध्यमों से भी वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। आपने स्टार प्रचारक की बात की, मेरा एक अंतिम सवाल है कि बाड़मेर के ही कई विधानसभा सीट, चाहे वो शिव हो, गुड़ामलानी हो, यहाँ बायतू हो, यहाँ भाजपा के कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, मगर बाड़मेर यहाँ मुख्यालय विधानसभा सीट पर अभी तक कोई क्यों नहीं आया?
देखिए, बाड़मेर केंद्र में है और जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो बाड़मेर को दी गई थी। तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे बायतू है वो बाड़मेर से एकदम निकट में जो है वो बाड़मेर मुख्यालय है। तो यहाँ से हमारे हजारों कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। तो हमारा यही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सभा है वो ऐतिहासिक सभा होनी चाहिए। वो स्थान भले ही बायतू हो लेकिन वो बाड़मेर बायतू की कंबाइंड सभा थी। तो वहाँ से जो मोदी जी ने जो जोश भरा था कार्यकर्ताओं में, उसके बाद में कार्यकर्ता जो है वो निरंतर रूप से जुट गए हैं और वो जगह जगह जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मोदी जी का जो राम राम है वो प्रत्येक व्यक्ति तक, आम जन तक पहुंचा रहे हैं और उसका जो लाभ है वो हमें निश्चित रूप से मिल रहा है। क्या लगता है कितने हजार मतों से इस बार यहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो कितने हजार मतों से जीतेंगे? मैं अपनी बात में एक बात ज़रूर कहता हूं कि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। कितने मतों से जीतेंगे वो ऐसा कोई लक्ष्य लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारा तो यही है कि अधिकतम बचे हुए समय में कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए और एक एक वोट जोड़ा जाए और मन में ये विश्वास के साथ, और ये विश्वास जो है वो जनता हमें दिला रही है कि हम जब 25 नवंबर को जब वोट देने जाएंगे तो कमल का फूल बैलेट नंबर 2 के सामने का जो बटन है उस बटन को दबाएंगे और आपको यहाँ बाड़मेर मुख्यालय पर विजयी बनाएंगे। ठीक है। तो ये थे भाजपा से प्रत्याशी दीपक कड़वासरा, जिन्होंने बाड़मेर की समस्याओं और इन समस्याओं के समाधानों को लेकर यहाँ पर संक्षेप में हमारे साथ एक चर्चा की। अब आपकी क्या विचारधारा है इनको लेकर, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्या आप इन्हें एक विधायक के रूप में देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।